हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए आज डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ और इम्पॉर्टेंट यूजेस और डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? सबसे पहली बात, किसी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है और उस फिज़िकल क्वांटिटी की एक डायमेंशनल फार्मूला होता है। हालांकि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस एक नई चीज़ है 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, मास का डायमेंशनल फार्मूला M होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T होता है। मुझे उम्मीद है इतना तक आपको पता होगा। सबसे पहली बात, अगर आपने इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है अगर वो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो लेक्चर जा करके वॉच कर लीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा इजीली आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिले और दूसरी बात जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ जाए। चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हुए हम लोग आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के फर्दर पार्ट को पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के फर्दर पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के फर्दर पार्ट में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं किस चीज़ को? होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल को जानेंगे और फिर उसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बाद हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को समझेंगे। ओके, सबसे पहला टर्म है आपके पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट्स और सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके यूनिट्स या डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो भी बताया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं वो भी बताया है, डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे बेसिक यूज़ क्या है या सब डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं वो बताए हैं। तो आप लोग प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आपको आज की वीडियो में एक एक चीज़ समझ में आ जाए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मास का डायमेंशनल फार्मूला M होता है, मास का डायमेंशनल फार्मूला M, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T होता है। अदरवाइज़ मैंने और भी बातें बताई हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को समझा था और उनकी 7 यूनिट्स को भी समझा था, फिर उनकी 7 डायमेंशनल फार्मूले को भी समझा था। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो मास, लेंथ और टाइम के ही होते हैं। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला M होता है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T होता है। चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, यही कह लीजिए जिनकी यूनिट सेम होती है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वैसे ही फिजिक्स में उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ सेम यूनिट रखती हैं या सेम डायमेंशनल फार्मूले रखती हैं। जिनकी यूनिट सेम होंगी उनके डायमेंशनल फार्मूले भी सेम ही होंगे। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने वर्क को देखा था, तो वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होती है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी mL²T⁻² आया था और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी mL²T⁻² आया था। अगर आपको वर्क एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बनाना नहीं आ रहा है तो उसको आप बनाना सीख सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम समझेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻² और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है L, तो इसका मिलके क्या बन जाता है mL²T⁻²। अगर बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी कोई भी एक एनर्जी ले लो आप। मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है तो उसी की हेल्प से बनाइए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मतलब ½ mv²। तो ½ mv² में कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। 1/2 जैसे ये मैंने बताया था आपको कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। तो 1/2 इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इसको छोड़ दो तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻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 
और उसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, तो आप पाएंगे कि ये हो गया ml²t⁻²। तो आपने पाया कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी ml²t⁻² है और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी ml²t⁻² है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है जूल, और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है ml²t⁻²। ये कैसे बना है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया कि डायमेंशनल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अगर आज के टॉपिक को शुरुआत करें तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है, आप लिख भी सकते हैं डेफिनेशन, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फार्मूला। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनके यूनिट्स या जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। जैसे मतलब कि लेंथ को हम लेंथ में ही जोड़ सकते हैं, यानी मीटर प्लस मीटर को ऐड किया जा सकता है, मीटर प्लस मीटर को ऐड किया जा सकता है, मीटर प्लस किलोग्राम को ऐड नहीं किया जा सकता। मीटर और मीटर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मीटर और किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज किलोग्राम एक अनदर यूनिट है और मीटर एक अनदर यूनिट है। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, लेकिन किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, उनकी यूनिट्स भी अलग अलग हो गई। तो इन यूनिट्स को, इन चीज़ों को आपस में कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब मास में टाइम को ऐड नहीं कर सकते या मास में से टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मास में मास को ही ऐड किया जा सकता है, टाइम में टाइम को ही ऐड किया जा सकता है, मास से मास को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, टाइम से टाइम को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, या ये कह लीजिए जिनकी यूनिट सेम होती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम, लेकिन ये नहीं बोल सकता 5 किलोग्राम प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7। अब क्या बोलूँगा, 7 किलोग्राम या मीटर, कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब यह है कि हम केवल किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड कर सकते हैं, मीटर में मीटर को ऐड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ऐड कर सकते हैं, सेकंड में सेकंड को ऐड कर सकते हैं, न्यूटन में न्यूटन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन में जूल को ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब हम कहें कि 10 न्यूटन प्लस 20 जूल मिलके 30, कुछ नहीं बनेगा, नहीं, गलत, ठीक है ना। तो 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन मिलके 30 न्यूटन हो सकता है, लेकिन 10 न्यूटन 10 जूल प्लस 20 जूल मिलके 30 जूल हो सकता है, लेकिन 10 न्यूटन प्लस 20 जूल मिलकर 30 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब बहुत ईजी वे में चीज़ों को समझना है, एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी है कि बस बुक में जो लिखा देखा एक स्टेटमेंट लंबा सा लिख लिया और उसी को हमने जो रट लिया। रटने से कोई फ़ायदा होना नहीं है, समझिए चीज़ों को। तो इसका मतलब हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे u में हम लोग u स्क्वायर, हमने देखा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी ना, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि u में ए टी ऐड हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है अगर u और ए टी ये दो टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं तो फिर कंफर्म है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। इन दोनों चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूले अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि u का डायमेंशनल फार्मूला, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड किया है, तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t। तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला l t की पावर माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला l t की पावर माइनस 1। अब आ जाते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी पर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी ये क्या होता है, ए टी का डायमेंशनल फार्मूला, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एल, मीटर के लिए एल, सेकंड स्क्वायर के लिए नीचे टी, टी का स्क्वायर, इनटू में यहाँ पर टी है, टी ये स्मॉल टी, टी मतलब टाइम यहाँ, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी। अब जरा सिंप्लीफाई करिए तो क्या बन के आएगा, देखिए टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 मतलब एल टी की पावर माइनस 1। तो आपने पाया कि यू का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, एल टी की पावर माइनस 1, ए टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, एल टी की पावर माइनस 1। इसका मतलब हमने
हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। हमने अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड किया है और ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का सेम होगा ही होगा। और इन दोनों चीज़ों को जोड़कर जो नई क्वांटिटी बनेगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या उसकी यूनिट भी वही होगी जो इन दोनों की होगी। क्यों? क्योंकि 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम, 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, 10 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। इसका मतलब है कि आपको जो चीज़ें हम दो एक जैसी यूनिट रखने वाली जब दो चीज़ें हम ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने से जो नई क्वांटिटी बनती है वो नई क्वांटिटी वही सेम यूनिट रखती है जो उन दोनों की होती है। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी। तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या ही होगा? यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v वो भी क्या हो जाएगा? LT की पावर -1। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहली बात तो ये कि हम उन्हीं दो चीज़ों को ऐड कर पा रहे हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं, और उनके ऐड करने से जो नई क्वांटिटी बन के आ रही है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो उन दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर हमने किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन और लिख दी न्यूटन की, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि आपको लेफ्ट साइड में आप देखिए v का स्क्वायर, v का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने कितना निकाला? LT की पावर -1। तो LT की पावर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा L² T की पावर -2। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो वो आएगा LT की पावर -1 का होल स्क्वायर, और ये भी आएगा LT की पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप मुझे बता जरा, ये दोनों सेम हो गए ना? तो इसका मतलब ये तभी दोनों आपस में माइनस हुए हैं। यानी इस फिजिकल इक्वेशन में v² - u² का माइनस होने का रीज़न सिर्फ यही है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम हैं। तो फिजिकली कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकती है जब दो टर्म जो जोड़े गए हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो, या दो चीज़ें जो दो टर्म या दो क्वांटिटीज़ माइनस की गई हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। और आप पाएंगे कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम आया ही आया, लेकिन जो राइट साइड में क्योंकि दो चीज़ों को घटाकर जो नई क्वांटिटी बनेगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो इन दोनों का सेम होगा। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला और u का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी v² का डायमेंशनल फॉर्मूला और u² के डायमेंशनल फॉर्मूले को माइनस करने पर आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिलेगा वो मिलेगा L² T की पावर -2। एक खास बात ये है, गलती से भी ये नहीं कहना है कि सर ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सिमिलर हैं तो फिर सर इसको माइनस करने के बाद तो जीरो आ जाना चाहिए। LT की पावर -1 का होल स्क्वायर, LT की पावर -1 का होल स्क्वायर, सर बिल्कुल सिमिलर टर्म है। मैथ्स नहीं लगा रहे हैं, फिजिक्स लगा रहे हैं। 5 किलोग्राम मान लो कहा जाए 2 किलोग्राम -2 किलोग्राम तो इक्वल टू 0 किलोग्राम होता है। केवल 0 आंसर नहीं होता। मतलब कहने का है कि 5 - 5 तो 0 हो सकता है, लेकिन 5 किलोग्राम -5 किलोग्राम 0 नहीं होता, 0 किलोग्राम होता है। ये उसी तरह से जब दो यूनिट को माइनस किया जाता है तो यूनिट के माइनस करने से क्वांटिटी तो माइनस हो जाती है, मतलब अमाउंट तो माइनस हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो माइनस हो जाता है, लेकिन यूनिट रहती है। जैसे अगर मैंने कहा 7 मीटर -5 मीटर तो आंसर आएगा 2 मीटर। ऐसा नहीं होता कि सर मीटर में से मीटर कैंसिल कर दिया, नहीं। तो वैसे इसको सेम समझकर, यानी दो डायमेंशनल फॉर्मूले जब माइनस किए जाते हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है जो कि दोनों के अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूले थे। मतलब समझ में आ गई ना बात? इसको माइनस करने के बाद जीरो नहीं लिखना है, बल्कि जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों को माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। तो इसका मतलब L² T की पावर -2 ये था, L² T की पावर -2 ये था, तो L² T की पावर -2 ही बनेगा। अब आ जाइए इस पर, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करूं तो 2 का कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, उसको छोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया आपको, LT की पावर -2। ये रहा, देखिए ये रहा यहाँ
अपॉन टी स्क्वायर, मतलब एल टी की पावर -2, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी की पावर -2, डिस्टेंस एस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद होगी ना, 9th क्लास में पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब l माइनस टी, एल टी की पावर -1 और s मतलब कितना, s मतलब लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ ही होती है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l, तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा फॉर्मूला l स्क्वायर टी की पावर -2। तो आपने क्या पाया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल है, तभी ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। अगर आपको किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को भी चेक करना है तो उसका यही एक सिंपल मेथड है। अभी यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा यूज़ यही देखने को मिलेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। अब चलिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको इतने में से जो भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करिए और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, या मतलब कुछ अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अब तक आपने एक बात सीख ली है, एक बात जान ली है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकती है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल हो, या फिर दूसरी बात आपने जान ली है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में तभी ऐड किया जा सकता है जब उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हों, जब उनकी यूनिट सेम हों, और दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनके डायमेंशनल फार्मूले डिफरेंट हों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसी के बेस पर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन द गिवन इक्वेशन। इस दी गई इक्वेशन में आपको ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। और उसमें वो आपको बता भी देगा, हालांकि हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। जैसे मैंने अभी आपके सामने दो एग्जांपल लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो आप जानते थे 9th क्लास में, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो भी आप जानते थे, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसी तरह से ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हम लोग रियल गैस इक्वेशन। ओके, चलिए तो P इसमें दिया गया होता है, बता भी देता है वो कि P हमने किस सिंबल के लिए यूज़ किया था, प्रेशर। A जो है वो तो कांस्टेंट है, हमें इस A और इस B इन दो की डायमेंशनल फार्मूले बताने हैं। हमें A का डायमेंशनल फार्मूला बताना है और हमें B का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो P जो है यहाँ पर प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। ये चार टर्म तो आपको पता रहेंगे कि ये क्या है, और T जो है यहाँ पर टेम्परेचर है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है फिलहाल। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उसने हमसे कहा कि बताओ A और B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अगर मान लीजिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, और इसकी हेल्प से कहा है कि आपको ए का और बी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो ये मान लेना है कि ये इक्वेशन अगर दी गई है क्वेश्चन में तो ये डायमेंशनली या फिजिकली करेक्ट होगी, तो ही हमें इक्वेशन दी है। और इस इक्वेशन के डायमेंशनली या फिजिकली करेक्ट होने की वजह से हम कह पाएंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ओके, राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइटिंग पे जाना नहीं है, ठीक है ना। राइटिंग और स्पेलिंग ये दो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा कंसिडर कर लें, ठीक है ना। मतलब राइटिंग और स्पेलिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, मेरा फोकस आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे है, और कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, अगर ये दो चीज़ें ऐड की गई हैं, मतलब अगर प्रेशर के टर्म को और A अपॉन वी स्क्वायर के टर्म्स को आपस में ऐड किया गया है, तो फिर कंफर्म है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, क्लियर। तो इस प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला A अपॉन वी स्क्वायर का होगा। तो अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग पहले डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला, अब मैंने कहा था ना आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब भी कोई डायमेंशनल फार्मूला बनाना हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले रटेंगे नहीं। आप में से कोई कहे कि मैंने सब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लिया है, तो भाई आपसे ज़्यादा महान कोई हो नहीं सकता। अदरवाइज़ फॉर्मूले याद करने का कोई मतलब नहीं, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने का कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी है कि आप फिजिकल फार्मूले याद करिए, उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि दो बेनिफिट होंगे कि आपको एक तो फार्मूला याद हो जाएगा, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, आपको डायमेंशनल फार्मूले बनाने आ जाएंगे। तो P मीन्स प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला नहीं, फिजिकल फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर P इज इक्वल टू F अपॉन A, हमने पढ़ा है, बड़ा जोर देके 9th क्लास में पढ़ा था ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब आपको एग्जांपल दिया गया होगा कि एक पैर पे खड़े होने पर और दो पैर पे खड़े होने पर किस कंडीशन में आप ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे, याद आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको ये एग्जांपल दिया गया होगा कि बैग के जो मिस्ट्रेप्स होते हैं वो बड़े बड़े चौड़े चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, जब आपको ये बताया गया होगा कि जो कील होती है वो उसको आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है, उसको आगे से बहुत पतला क्यों बनाया जाता है, जब आपको ये भी एग्जांपल बताया गया होगा कि एक फ्लैट चप्पल पहने हुई किसी लेडी का पैर आपके पैर पे पड़ जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक पेंसिल हील पहनी हुई किसी लेडी का पैर किसी पार्टी में आपके पैर पे पड़ जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी हालत क्या होगी। ठीक है, एक जो पतली सी हील पहन करके जो लेडीज़ पार्टी वगैरह में आती हैं तो उनके आसपास नहीं रहना चाहिए, जब दूर रहना चाहिए थोड़ा, है ना। उनके आसपास भटकोगे तो कई बार क्या होगा कि पता लगा किसी ने पैर रख दिया तो आपकी तो पार्टी हो गई, ठीक है ना, कायदे से पार्टी हो जाएगी अगर पेंसिल हील पहने। लेकिन अगर फ्लैटर पहना है कोई तो फ्लैटर क्यों? क्योंकि नुकीली चीज़ों से एरिया डिक्रीज हो जाने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन अगर एरिया घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिन चीज़ों को हम नुकीला बना देते हैं सामने से, तो वो चीज़ों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप डिक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर उतनी ही चीज़ का, उतने ही भार से पड़ने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए खैर वो टॉपिक नहीं है, फिलहाल टॉपिक ये है, आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत डिटेल में प्रेशर को भी पढ़ेंगे और सारे के सारे टर्म। अच्छा, एक और ख़ास बात है इस चैप्टर की, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में ना जो भी चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें पूरे के पूरे साल हमने पढ़नी होंगी, पूरे साल। 11th क्लास के जितने आगे आने वाले चैप्टर्स हैं और 12th क्लास के भी जितने आने वाले चैप्टर्स हैं उन सब में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है। मतलब मान के चलिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक बार आपको कम से कम डायमेंशनल फॉर्मूले का नाम सुनने को ना मिला हो। मैं कह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम एक बार तो मिलना ही मिलना है, अदरवाइज़ कई बार भी मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई मैं नई क्वान्टिटी, जब भी कोई मैं नई चीज़ बताऊँगा, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जब भी कोई एक अनदर क्वान्टिटी आएगी तो सबसे पहले ये कहा जाएगा बताओ इसकी यूनिट क्या होगी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे पहले यही पढ़ा दिया जा रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझा जा रही है। सबसे पहले कि यूनिट्स के बारे में कि यूनिट क्या होती हैं, और यूनिट्स का बड़ा महत्व है फिजिक्स में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बिना यूनिट के फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग क्वांटिटीज़ को पढ़ रहे हैं और आपको यूनिट्स नहीं पता हैं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपका आंसर आया, मिसाल के तौर पे आपका आंसर आया 25 किलोग्राम, लेकिन आपने केवल 25 लिख के छोड़ दिया, तो आपके उस आंसर के आगे अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम लिख दिया तो आपका आंसर तुरंत गलत हो गया। 25 किलोग्राम और 25 ग्राम में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे ना। आपने कोई चेक किसी व्यक्ति को दिया, उसके ऊपर आपने लिख दिया 5 के आगे 5 जीरो लगाकर। अब अगर आपने 5 के आगे 5 जीरो लगाकर किसी व्यक्ति को एक चेक दे दिया, कितने का चेक हो गया बताइए? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस 100,000, 10,000 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख का चेक आपने दिया, लेकिन 5 लाख अब क्या है ये 5 लाख? अगर आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी यहाँ पर तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये 5 लाख क्या है, 5 लाख रुपए है कि 5 लाख पैसे है। तो ये 5 लाख, अगर मान लो आपने दिए रुपीज़ लेकिन किसी ने उसके सामने लिख दिया ऐसे करके 5 लाख पैसा,
तो फिर तो 5 लाख पैसे आपने दिए हैं, और 5 लाख पैसे का मतलब कहाँ 5 लाख रुपए और कहाँ 5 लाख पैसे। तो भाई यूनिट का बड़ा महत्व है, इसलिए जो चीज़ें यूनिट्स रखती हैं, जिनकी यूनिट होती है, उनके आंसर्स कभी भी विदाउट यूनिट नहीं देने होते। तो इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, सबसे शुरुआत में बस यही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं फिजिक्स में आपको, कि आखिर यूनिट का महत्व क्या है, मेजरमेंट के तरीके क्या होते हैं, यूनिट्स के जो आपके मेथड्स थे या जो आपके सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर आपको अब आप कौन सी यूनिट का सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो हमारी स्टडी का पार्ट है वो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ाई जाती हैं, और उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, फिर उसके बाद एक आएगा एरर एनालिसिस। तो अभी हमें शुरू में ये सब थोड़े छोड़े जो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी की पूरी फिजिक्स में काम देने वाली हैं, मतलब पूरी 11th 12th जेईई नीट जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सब में आपको वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी किस चीज़ की, डायमेंशनल एनालिसिस की और एरर एनालिसिस की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन पे आ जाना है कि भाई आपसे पूछा था ए का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, बी का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो हमने क्या किया कि हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को याद किए, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल कह रहा था हमसे कि भैया दो चीज़ों को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। तो मैंने इसका मतलब अगर ये दो चीज़ें ऐड की गई हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने लिख दिया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। अब मेरे को वी स्क्वायर का, मुझे तो ए का निकालना है ना, तो फिर वी स्क्वायर को इस साइड ले आओ। तो बताओ ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। ओके, तो मेरे को ना ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे पहले से पता रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर का कैसे निकालोगे, कहा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/-2। किसी भी टाइप का फोर्स हो उसका डायमेंशनल फार्मूला mL/-2 ही होगा, चाहे वो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, हर टाइप के फोर्स का फार्मूला क्या होगा, mL/-2 अपॉन में एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L²। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, mL/L²। L और L² को जब डिवाइड कराएंगे तो क्या जाएगा, L⁻⁻1 और T⁻⁻2। ओके, तो mL/T⁻⁻2 को L² से डिवाइड किया तो L² को ऊपर ले जाने पर पावर माइनस हो गई, तो L की पावर बन गया 1 - 2 मतलब -1, mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अब ये आपको प्रेशर का मिल गया। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला भी L, ब्रेथ का डायमेंशनल फार्मूला भी L ही होगा, B के लिए भी और H के लिए भी L। तो फिर वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका L3, ये V का होता है। तो आपको ना A का निकालना था, तो फिर लिख दीजिए इसका डायमेंशनल फार्मूला। P का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी बनाया, mL⁻⁻1 और T⁻⁻2। ये तो हो गया प्रेशर का, और वॉल्यूम का हो गया L³ L³ का स्क्वायर है ना, V स्क्वायर, तो L³ का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन के आ गई, ये बन के आया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। तो अब बताइए जरा मुझे सॉल्व करके कितना जाएगा, L⁻⁻1 ये हो गया और L⁻6 ये हो गया। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। L और L को आप बेस मानिए ना, L बेस है और पावर में यहाँ -1 है, यहाँ 6 है, तो ये बन जाएगा mL⁻5 और T⁻⁻2। तो ये आपका A का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। क्लियर, यानी कि उधर साइड आपने क्या लिखा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। क्लियर, तो A का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिला, mL⁻5 T⁻⁻2। ओके, चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे कि हमें बताया गया है होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दो चीज़ें अगर आपस में सबट्रैक्ट की गई हैं तो उनके डायमेंशनल फार्मूले इसका मतलब सिमिलर रहे होंगे, सेम रहे होंगे, तभी उनको आपस में सबट्रैक्ट किया गया है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो फिर V का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को कि होता है L³ इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B।
लो जी, आपको बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो अभी कई किताबों में ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, मैंने कल भी बताया था m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर डायमेंशनल फॉर्मूले m, l और t तीनों ही टर्म्स में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b जो है वो कितना हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ लिया होगा और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ें और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को और आगे देखने की कोशिश करें, तो चलिए कुछ और नया क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, find the dimensional formula of a upon b in the given equation, कोई एक इक्वेशन दे रखी है और वो इक्वेशन क्या है, मान लीजिए कुछ ऐसी दे दी है, e माइनस बी एक्स इंटू a प्लस कुछ भी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ v अपॉन टी स्क्वायर, या ये कर दिया v अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू k, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन दी है और बस ये बता दिया गया कि इसमें दो जो टर्म हमने आपको दिए हैं वो क्या हैं, और हमसे पूछा है कि a अपॉन b का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ये E क्या है, तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। E मीन्स है एनर्जी, x मतलब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है ना। दिया है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि x क्या है। और ये तो आप मान के चलिए कि अगर उसने हमसे a और b का डायमेंशनल फार्मूला मांगा है, तो a और b के डायमेंशनल फार्मूले तभी निकल सकते हैं जब ये इक्वेशन फिजिकली भी और फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो अगर ये इक्वेशन फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिर इसका मतलब सीधा सा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस पर अप्लाई हो जाएगा। कोई भी फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब उस पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, v यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी दी है क्वेश्चन के मुताबिक, और t जो है वो टाइम है, ओके। तो अब हमसे कहा है कि, और k कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है, तो k से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। k कोई लिख दिया कि मान लो k इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, या सॉरी उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, तो k कोई एक कांस्टेंट है, ओके। अब आपको a और b का डायमेंशन, क्योंकि अगर a अपॉन b का निकालना है तो पहले a का आना चाहिए और फिर b का आना चाहिए, तभी तो a अपॉन b का निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, बड़ा आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने पहले दो फॉर्मूले समझे हैं अच्छे से, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या, सबसे पहली बात हमसे कहा गया कि ये दोनों चीज़ें, इन दोनों इसमें साफ साफ कहा कुछ नहीं गया, हम समझ गए कि इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हम जानते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि वही दो चीज़ें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले करेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, मैंने कहा ना आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, है ना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल के मुताबिक अगर दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट की गई हैं, ये वाली और ये वाली, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपस में क्या होगा, इक्वल। तो हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ X। इसका मतलब E का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml² t की पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E क्या होगा, यानी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t की पावर -2 इज इक्वल टू, ये तो होता ही है एनर्जी का ना, ओ सॉरी x नहीं bx होगा, bx। अब मुझे निकालना है b का, तो डायमेंशनल फार्मूला, या फिर बेहतर होगा कि आप पहले ही क्या कर लो, x को भी नीचे ले आओ। तो ये टर्म क्या बन जाएगा आपका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E अपॉन x इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। तो मुझे b का निकालना था, तो अब बताइए E क्या है क्वेश्चन के मुताबिक, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t की पावर -2।
ये फॉर्मूले मैंने बनाने सिखा दिए थे लास्ट वीडियो में, और आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ कि फिर भी इनको बनाना आना चाहिए। और मुझे ये याद है, तो ये मत सोचना कि मैंने ये रट लिए हैं, रटा हुआ नहीं है। ये इतनी बार मैंने बता दिया, इतनी बार समझा दिया है, पिछले कई सालों से लगातार यही चीज़ें पढ़ा कर वो हमको तो याद हो गई हैं, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है। मैं फिर कहूँगा कि आप इनके चक्कर में अगर इनको याद करने के चक्कर में लगोगे तो कितना कुछ है आपके पास। वो फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, जिनके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी पढ़ना है, और कुछ लोगों ने CS ले रखा होगा तो CS भी पढ़ना है, और भी इंग्लिश भी है तो वो भी पढ़ना है ना, सभी कुछ पढ़ना होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए। चीज़ें अगर रटने पर एक बार आ जाओगे तो कभी नहीं रट सकते। ये 11th-12th में आपने साइंस ऑफ कर लिया, इसका मतलब ही है कि आपको चीज़ें रटनी तो है ही नहीं, भूल जाइए रटना। सब कुछ समझना है, A to Z हर चीज़ समझने लायक है। कुछ भी ऐसा नहीं है 11th to 12th के सिलेबस में जिसको रट कर काम चलाया जा सकता हो। आपको हर चीज़ समझनी ही होगी। कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ मेरी समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। रटने वाले तो मैं कहता हूँ बहुत महान व्यक्ति होते हैं जो रट कर चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अगर जो लोग रट के पास कर लेते हैं एग्जाम्स, वो बड़े महान होते हैं भाई। इतनी मेहनत की होती है, आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति रट के कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है ना। हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी स्मार्ट वर्क होता है। हालांकि हार्ड वर्क आपको सफलता की ओर लेके जाता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते भी हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन सफल हो जाते हैं। तो आप लोग खैर इधर ध्यान दें। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E/X में एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T⁻²। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला यानी x मैंने यहाँ बताया था क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी एक लेंथ ही कहते हैं। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, L। ये हो गया। अब बताओ यही किस चीज़ का फार्मूला बन के आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B बन के आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, mL⁻⁻1 T⁻⁻2 इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब mL⁻⁻1 T⁻⁻2 ये B का आ गया। चलो जी इसको छोड़ दो, अब आ जाओ A पर। तो फिर अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में ऐड किया गया है, अगर ये दो टर्म आपस में ऐड किए गए हैं तो फिर कंफर्म है कि इन दोनों चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसका भी और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहा होगा। तो हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V/T², V/T²। तो मुझे A का ही निकालना है, तो बस सीधे सीधे V मतलब वेलोसिटी दिया है क्वेश्चन में। V क्या है, वेलोसिटी है, T क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L⁻⁻1। और नीचे है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर मतलब T²। तो T का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, L⁻3। कैसे -3 हो गया, ऊपर पावर थी -1, नीचे पावर है 2। जब नीचे से कोई भी पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब T⁻2 ऊपर गया, और T⁻1 में T⁻2 को ऐड किया तो कितना आ गया, T⁻3। इसका मतलब L⁻3। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0L⁻3। तो आपको A मिल गया, A का भी डायमेंशनल फार्मूला मिल गया और B का भी डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। लेकिन क्या हमारे क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि A का डायमेंशनल फार्मूला अलग से बताओ और B का डायमेंशनल फार्मूला अलग से बताओ? नहीं, हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है A/B का। तो फिर हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A/B कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A/B। अगर मुझे A/B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो A/B का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए A का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर लिख दीजिए, कितना है, m0L⁻3। और फिर नीचे लिखिए किसका, A का मिल गया, B का मिल गया। B का डायमेंशनल फार्मूला हम ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, कितना, ये रहा, mL⁻⁻1 तो इसका मतलब है कि आपको दोनों के डायमेंशनल फार्मूले मिल गए। अब जब दोनों के डायमेंशनल फार्मूले मिल गए तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। अब बताइए m⁻0 ऊपर है, m⁻1 नीचे है। जब ऊपर जाएगा m तो क्या बन जाएगा, m⁻1। L⁻1 ऊपर है, L⁻1 नीचे है, ये -1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या, mL²। क्यों, क्योंकि L² का मतलब क्यों हो गया भाई, ऊपर 1 है ना पावर और नीचे -1 है।
तो जब नीचे से -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब 1 + 1 जुड़ के कितना हो जाएगा l², तो m की पावर -1 l², t की पावर -3 पहले से था और -2 नीचे है, तो -3 में जब ये +2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो -3 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा -1, तो फिर t की पावर कितना आएगा -1। यही डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, a/b का होगा। तो आपका आंसर भी यही होगा, m की पावर -1 l², t की पावर -2। मतलब जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी a/b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो a/b का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी आपको इजीली क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग में डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड अभी तक के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा पहले वीडियो लेक्चर में। दूसरी बात, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को समझ रहे हैं आप इस लेक्चर में, और एक क्वेश्चन और हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर करके फिर अगले किसी टॉपिक पर जाएंगे या फिर अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए खैर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से कहा गया कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, है ना, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, है ना, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, b एंड c, a, b और c का डायमेंशनल फार्मूला बताइए इन द गिवन इक्वेशन, है ना। चलिए तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन भाई, कहाँ है इक्वेशन, तो कहा ये रही, लीजिए इक्वेशन E = a + bx + ct³ कुछ इस टाइप से दे दिया। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको, आप भी जब ध्यान से पढ़ने लगेंगे चीज़ें तो आपको क्लियरली समझ में आने लगेंगी कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे फ्रेम करना होता है, क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। समझ गए ना, एंजॉय लेके पढ़िए, मज़े करिए, एकदम बहुत रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स रह के पढ़ा जा सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़ा हार्ड बन जाती हैं चीज़ें अगर हम लोग प्रेशर लेके पढ़ते हैं। एकदम रिलैक्स रहिए, सुकून से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये ना हो कि आप पढ़ नहीं रहे हैं बस रिलैक्स कर रहे हैं। अगर केवल रिलैक्स करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर एक दिन आएगा कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको बियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, मज़े के साथ पढ़ रहे हैं, तो फिर उससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आइए वापस बढ़ते हैं आगे, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहली बात आपको ये देगा क्वेश्चन में कि E क्या है, एनर्जी है। E क्या है, यहाँ एनर्जी है। X क्या है, यहाँ X डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, ठीक है ना। चलो डिस्टेंस दे दिया। T क्या है, यहाँ पर टाइम है। ऐसे करके तो ये तो टर्म बताएगा ही ना, क्योंकि आपको ये क्या पता चलेगा कि भाई E क्या है। अब कई जगह पर E किसी और सिंबल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि E तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। E एक सिंबल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है, E एक सिंबल है जो कि एनर्जी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए E जो है वो आपका एनर्जी है, X जो है वो डिस्टेंस है और T जो है वो टाइम है। चलो तो फिर आ जाते हैं, A का डायमेंशनल फार्मूला में निकालना है, तो हम कहेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E चलिए देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला अब तो समझ में आ गया ना। अब तो बार बार लिखने की होती है अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, आपको लिखना है एग्जाम में, आपको एग्जाम पीरियड में लिखना है कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन मैं तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ अब कि डायमेंशनल। मैंने आपको एक बात बताई ना कि डायमेंशनल फार्मूला यानी कि जब हम लोग कोई भी अगर फिजिकली कोई इक्वेशन करेक्ट होती है तो उसके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। इस टर्म का डायमेंशनल फार्मूला, पहली बात ये तीन चीज़ें अगर आपस में ऐड की गई हैं तो इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, तीनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर।
अब जब तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा तो फिर हम कहेंगे कि भैया इन तीनों को जोड़कर जो नई चीज़ बनी है मतलब एनर्जी, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इन तीनों का होगा। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर जुड़ के मीटर ही बनेगा, और तीन चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तभी जब वो तीनों एक ही जैसी यूनिट में होंगी। तो फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। देखिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाता है कई बार, ठीक है ना, कि कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसी पे कभी कभी कॉल आ जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। खैर ध्यान दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, ml² की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई जो है वो ml² की पावर -2 के इक्वल होगा, और यही किसका हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। भाई पहली तो बात कंफर्म है, ये और ये तीनों चीज़ें सेम डायमेंशनल फार्मूला रखती होंगी तभी आपस में ऐड की गई होंगी, और इन तीनों को ऐड करके जो नया बन रहा है उसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही आएगा। अगर ये मान लो सपोज कि ये जूल में है तो ये जूल प्लस जूल प्लस जूल मिलके भी क्या आया होगा, जूल में आया होगा, तो फिर इसकी यूनिट आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट दोनों की आपस में सेम होगी। जो यूनिट जूल यानी जो यूनिट एनर्जी की होगी वही यूनिट ए की होगी, जो यूनिट ई की होगी वही यूनिट bx की होगी, जो यूनिट ई की होगी वही यूनिट ct क्यूब की होगी, जो यूनिट ए की होगी वही bx की होगी, जो यूनिट bx की होगी वही यूनिट ct क्यूब की होगी। तो बस अब आपको क्या बोल देना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bx। इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला ई का होगा वही bx का होगा, तो x को नीचे ले आओ तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई अपॉन x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। तो e का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² की पावर -2, x मतलब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b आ गया। ठीक है, मैंने कहा ना स्पेलिंग पर और राइटिंग पे नहीं जाना आपने, ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ml की पावर 2 ये है, l की पावर 1 ये है, तो l की पावर l की पावर कितना बचेगा, केवल 1, और t की पावर कितना, -2। यही आ गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। तो b का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल गया, a का भी मिल गया, b का भी मिल गया। हमें एक और निकालना है c का, तो फिर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ct क्यूब, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ct क्यूब। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E अपॉन t क्यूब, ये जो t क्यूब है इसको नीचे ले आएंगे तो E अपॉन t क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। तो मुझे C का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो वो कितने के इक्वल आ जाएगा बताइए यहाँ पर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t की पावर -2, और नीचे है t क्यूब मतलब टाइम का क्यूब मतलब t का क्यूब। अब इस t के क्यूब को ऊपर ले जाऊंगा तो यही इक्वल हो जाएगा किसके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मज़े लेके पढ़ रहे होंगे, आपको इंतजार भी आ रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे चीज़ों को। L की पावर तो इतना ही रहेगा, t की पावर ऊपर -2 था, नीचे +3, जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब t की पावर -2 और ये t की पावर -3 मिलकर कितना हो जाएगा, t की पावर -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। तो इसका मतलब C का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको मिल गया, ml² t की पावर -5। मुझे उम्मीद है कि आपको E, A, B और C तीनों के डायमेंशनल फार्मूले समझ में आ गए होंगे और आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत एंजॉय भी किया होगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, बल्कि अगले यहीं से कंटिन्यू करते हुए। आज हमने जहाँ से छोड़ा है कल के वीडियो में या अगले वीडियो में बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। कम से कम आपको आज तक की क्लास में बेसिक फार्मूला ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आ गया और होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया, और डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, वैसे टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। जब आप समराइज़ करेंगे और नोट्स प्रॉपर्ली अपने मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं, मज़े में से चल रही हैं। और बस आई होप यू विल बी एंजॉय योर लाइफ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।